नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आने वाले 4 से 5 महीने पूरे भारतवर्ष के लिए काफी मुश्किल वाले हैं। दरअसल 3 दिसंबर को एक ऐसा काउंटडाउन है, शायद जिसकी मिसाल भारत की 75 वर्षों की आजादी के बाद जो समय बीता है उसमें आपको कभी नहीं मिलेगी। ये 3 दिसंबर सबसे भारी 3 दिसंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो पहले भारत में कभी नहीं घटा। अ, अधिकांश अनुमान इस दिशा की ओर है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक एक राज्य ले जाए 5 में से, और ये एक राज्य अगर उनके पास आता है तो शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बड़ी और ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती है। अभी उनके पास एटलीस्ट उनकी या उनके गठबंधन की 2 सरकारें थी, और एक एमएनएफ और बीजेपी जो मिजोरम थी, हालांकि अब तो खटास में पड़ गई है वो, लेकिन वो भी सरकार तो उन्हीं की थी, एनडीए की थी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शायद मोदी और शाह के हाथ पैर 3 दिसंबर से पहले फूल गए हैं। उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि जनता की नब्ज कुछ और कह रही है इस बार। जनता अब ये 2018 वाला खेल नहीं खेलेगी, ये 2023 का खेल खेलेगी, और इस भूकंप के कंपन पहुंचेंगे 2024 मई के अंदर। मुझे लगता है कि आने वाला समय शायद भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह, और एक किस्म से कहा जाए तो भारत की राजनीति के लिए बड़े परिवर्तन वाला समय होगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुजाता पॉल जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी दिल्ली से आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ विश्लेषक हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक श्री अरुण कुमार शर्मा जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता जी, आप बहुत कम समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आए। अगले 4-5 महीने मुश्किल वाले हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। गठबंधन को भी स्ट्रांग करना है जो बिखर रहा है, लेकिन शायद परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी आ गई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कैसे निपटेगा, क्या तैयारी है, जरा बताइए सुजाता। देखिए जो गठबंधन है वो 2024 के लोकसभा के चुनावों के लिए है और आप जानते हैं कि आज जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो केवल एक नैरेटिव है, वो सत्यता से परे है। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि गठबंधन में दरारें हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाया ही 2024 के लिए गया है। अगर आप देखें तो हमारे देश में तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम एक संसदीय लोकतंत्र के तहत रहते हैं और जब हम चुनावों में जाते हैं हर पार्टी अपने-अपने मुद्दों के तहत जनता को बताने की कोशिश करती है कि अगर वो उन्हें चुनेंगे तो वो क्या कार्य करेंगे और आज वही हो रहा है। केवल मुझे लगता है कि क्योंकि भाषा का स्तर इतना गिर चुका है, आप देखेंगे कि भाषा चाहे गलत हो, लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही है और इसका दोष तो मैं केवल और केवल एक व्यक्ति को दूँगी और वो है मोदी जी, जो चीफ कैम्पेनर है भाजपा के और देश के प्रधानमंत्री के रोल में वो नज़र ही नहीं आते हैं। इसीलिए आज देश इस कगार पे खड़ा है और जनता जो है वो सूझ-बूझ से वोट करेगी, ऐसी ऐसी मैं अपेक्षा भी करती हूँ, ऐसा मेरा यकीन भी है। क्योंकि जनता जूझ रही है कई समस्याओं से। चंपारण से कुछ बच्चे चल पड़े हैं दिल्ली की ओर नंगे पाँव और वो इसलिए क्योंकि उनके जो सेना भर्ती के इम्तिहान थे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि उनको अवश्य पूरा करवाया जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया को रोक दिया गया जब अग्निपथ योजना आई। तमाम बच्चे जिनकी नौकरियाँ छीन ली गई हैं, वो तमाम बच्चे जो आज इस उम्मीद में थे कि उनको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए वो कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि मोदी जी ने उस पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर दिया और भ्रष्टाचारियों की ये सरकार है और मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि कैसे केदारनाथ में जब राहुल गांधी जी पधारे, तो वो क्यों गए? क्योंकि बाबा केदार ने उन्हें बुलावा भेजा, यही तो सनातनी मानते हैं ना। मगर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो चुनावों के बीच में क्यों जा रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा विषय आपके लिए भी है कि अब मोदी जी क्यों जा रहे हैं? क्या उनके लिए चुनाव नहीं है? वो तो प्राइम मिनिस्टर के रोल में कम और कैम्पेनर के रोल में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि वो डरे हुए हैं और वो बेहद डरे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी जो इतने सारे सवाल पूछते हैं, वो जनता के सवाल होते हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे
मज़दूर भाई हो, हमारी बहनें हों, बच्चे हों, उन सब के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और आध्यात्मिक तौर पर आप देखेंगे तो वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, जो आज आप और हम शायद देख नहीं सकते। इतिहास बताएगा कि वो किस लेवल पे पहुँच गए हैं। और पंडा पुरोहितों ने उनका जिस तरह से स्वागत किया, मोदी जी को डर है कि केदारनाथ उनके हाथ से पूरी तरह से जाएगा और ये सबसे बड़ा डर भी है और ये संकेत है कि मोदी जी कितने घबराए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम बनाने की शुरुआत करी है कि वो स्वयं जाएँगे केदारनाथ, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है किसी के ऊपर। वो सोचते हैं कि वो जाएँगे तभी डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, लेकिन डैमेज कंट्रोल अब नहीं होगा। और इसके लिए एलआईयू पे भरोसा नहीं, मंदिर समिति के अध्यक्ष पे भरोसा नहीं, भाजपा की उत्तराखंड सरकार पे भरोसा नहीं, उनके अपने जो खासम-खास लोग थे, वो वहाँ देखे गए हैं। और जब राहुल गांधी जी भंडारे में प्रसाद बाँट रहे थे, तो उस वक़्त भी उनमें से एक व्यक्ति को देखा गया जो प्रधानमंत्री जी के बहुत करीब बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर जनता की आप बात करें तो जनता जानती है कि ये किसी भी हद पर जा सकते हैं चुनावों को जीतने के लिए, जैसा कि सतपाल मलिक जी कह चुके हैं। सतपाल मलिक जी तो कह चुके हैं कि ना केवल पुलवामा इन्होंने करवाया, मगर वो ये भी कह चुके हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राम मंदिर में बॉम्ब रखवा सकते हैं और अगर सतपाल मलिक जी जैसे व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं तो जनता भी दबे स्वरों में ही सही मगर ये बातें कर रही है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई घटना देश में हो ही ना, चाहे चुनाव हो या कुछ भी, देश सर्वोपरि होना चाहिए। लोगों की जानें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, ऐसा चाहे पुलवामा की बात कही हो, वो ना हुआ हो, लेकिन उनका कहना है कि उनके ये प्रधानमंत्री जी जानते थे इसके बारे में और जो बातें उन्होंने कही है कि ये कुछ भी करा सकते हैं, ऐसा भी वो ना करवाएँ क्योंकि जनता जनार्दन होती है और सत्ता आनी-जानी होती है, इस बात को उन्हें समझना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को खास करके। और जनता ने मन बना लिया है कि उनको अब नकारा जाएगा, उनको हटाया जाएगा। आखिरी बात कह रही हूँ कि जिस वक़्त आप लोकसभा के चुनाव देखेंगे, उस वक़्त इंडिया किस प्रकार से मजबूती से उनके सामने होगा, न केवल भारत के लोग, मगर गठबंधन जिसका नाम है इंडिया, क्योंकि उसी इंडिया में समाहित है लोगों का विश्वास और लोगों की इच्छाएँ जिनकी पूर्ति तभी होगी जब भाजपा की ये ऐसी सरकार जो लोगों को विभाजित करती है, लड़ाती है धर्म के नाम पर और विषय कोई नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर सके। अभी के चुनावों में देख लीजिए, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। मिज़ोरम वो गए नहीं, उन्होंने संबोधित किया वर्चुअली वहाँ के लोगों को, तो लोग समझ गए हैं कि ये डरते भी बहुत हैं और ये अपने एक मित्र को खासम-खास आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इन्हें किसी और के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े और भारतीय जनता पार्टी भी उनसे दबे क्योंकि वो जानते हैं कि भाई पूरा सिस्टम इनके कंट्रोल में है और इनके एक मित्र हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा भी हो गया है, तो वो किसी भी हथकंडे को अपनाएँगे मगर वक़्त बलवान होता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि से बचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मोदी जी बचेंगे। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपके जाने से पहले। जी। नॉर्थ ईस्ट में अपने पैरों पर भाजपा ने कुल्हाड़ी मारी है, मणिपुर के चक्कर में, मिज़ोरम के चक्कर में, साउथ के दरवाजे बंद हो रहे हैं, ईस्ट का दरवाजा बंद हो रहा है। ये जो संकेत है भाजपा के लिए अच्छे नहीं है 3-3 क्षेत्रों में। पर एक प्रश्न और भी है। प्रश्न ये है कि अगर ये कमजोरियां हैं भाजपा की, मोदी की, तो क्या कांग्रेस उसके ऊपर कैपिटलाइज करने को तैयार है? याता जी। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई में जो हिस्सेदारी करी और आज समय बदल चुका है। हमने सत्ता दी देश की आज़ादी मिलने के बाद जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, हमने वो सपना देखा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था जिसको आगे बढ़ाने का काम हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों ने किया। हमने कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए जो हमारे नवरत्न थे जिनको बनाया गया और जिनको मोदी जी ने बेचा। कहते हैं ना कि एक जनरेशन बनाती है, दूसरी खाती है और तीसरी गँवाती है। तो मोदी जी वही जनरेशन है और दूसरी वाली जो इनकी जनरेशन थी, वो वही वाली थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वाली। इसलिए गँवाने के लिए ही मोदी जी आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ना केवल ये सामर्थ्य है कि वो वो मोबिलाइज़ कर सके
फंड्स को, रिसोर्सेज को और सही तरीके से देश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब सुई नहीं बनती थी और हम देश को आगे बढ़ाकर यहाँ तक ला पाए, तो अब हम निश्चित तौर पर जानते हैं, पहचानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं। तो हम वैसे भी इस पर काम कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल हम जिस-जिस राज्य में सरकार बना चुके हैं, वहाँ पर आपने देख लिया कि हमने जो कहा वो किया और इन्होंने जो कहा उनको जुमले बताया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी पर विश्वास होना भी चाहिए लोगों का, क्योंकि कांग्रेस वही डीएनए है जो भारत की संस्कृति से निकली हुई डीएनए है, जो लोगों के अंदर थी, जिसको इन्होंने गुमराह करके ट्रांसम्यूटेट करने की कोशिश भले ही करी हो, लेकिन वो ओरिजिनल डीएनए जो है वो फिर से उमड़-उमड़ के निकलेगा और जनता जब भरोसा करेगी, इसी बात पे भरोसा करेगी कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ भी लेकर चलेगी और देश को आगे भी बढ़ाएगी और जिस राह पर देश को जाना चाहिए, उसी देश पर अग्रसर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, हर फील्ड में करेगी। आपने देखा है कि हम एक कृषि प्रधान देश है और कैसे कृषि के क्षेत्र को नकारने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी ने। अगर एक व्यक्ति को फायदा दिलाने का काम किया अडानी को तो कृषि के क्षेत्र में, तो मोदी जी ने किया, हमारे छोटे किसानों को खत्म करने की कोशिश करी। और अगर आप हमारी योजनाओं को देखेंगे, जहां-जहां पे भी हमारी सरकारें आई हैं, वहां-वहां पर हमने किसानों के हित के लिए कार्य किया है और हर राज्य में अलग-अलग कार्यों से जो मॉडल निकल के आया है, उस मॉडल को आगे भी ले जाएँगे, नई चीज़ें भी करेंगे ताकि कृषि प्रधान देश में कृषकों का सम्मान भी हो और देश का सम्मान उससे बढ़ेगा। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जहाँ पे उद्योग आने चाहिए वहाँ उद्योग, जहाँ पर्यावरण की संरक्षणा करनी हो, वहाँ पे उसकी संरक्षण करें और देश सही तरीके से, बैलेंस तरीके से आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह से सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला हमारे